हेलो एवरीवन। मेरा नाम प्रियंका दांगी है और आप मेरे चैनल टारगेट एमपीपीएससी विद प्रिया पर हैं। आज वीडियो में यदि कहीं आवाज से रिलेटेड कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे अपने आप में ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत धीमे बात कर रही हूँ। एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि मैं हिमेश रेशमिया टाइप बात कर रही हूँ। हालांकि कोई उनका फैन है तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, सबकी अपनी पहचान होती है। पर मुझे ऐसा लग रहा है मैं नाक के बल पे बात कर रही हूँ। तो एक्चुअली मुझे जुकाम हो रहा है, बेचारा इम्यूनिटी सिस्टम भी क्या करे। मौसम इतना औसम हो रखा है ना, सुबह बढ़िया ठंड पड़ती है, दोपहर में गर्मी पड़ती है और शाम को बारिश हो जाती है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल भूमध्य रेखा पर रह रहे हैं। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा ना कि शाम के 4 बजे बारिश हो जाती है, तो ऐसा ही हाल हो रहा है। तो बेचारा इम्यूनिटी सिस्टम कहाँ तक आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो जुकाम हो रहा है मुझे, और पर मुझे लग रहा है कि वीडियो लेट हो जाता, और एक्चुअली मैं चाह रही हूँ कि अपनी दीपावली की छुट्टी जब हम लेंगे तो उस गैप के पहले हमारे एक दो टॉपिक कवर हो जाए। तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे तो मैं अपलोड तभी करूंगी यदि ये सुनने लायक होगी तो, लेकिन यदि फिर भी कहीं मुझे लगता है, मुझे दिक्कत नहीं लगती है और मैं अपलोड कर देती हूँ और आपको कहीं कोई समझने में आवाज क्लियर नहीं आती या कोई भी दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो चीज पूछ लीजिएगा, मैं आपको वहां क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और आज का टॉपिक, वैसे तो आप थंबनेल भी देख के आए होंगे और पीछे वोट पे लिखा भी हुआ है। इस आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। अनुच्छेद 19 की आलोचना देखेंगे और दूसरा देखेंगे संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखेंगे, और इस प्रक्रिया की आलोचना भी देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, यदि आप हमसे कंटिन्यू जुड़े हैं तो आप सोच रहे होंगे कि मैम जो टॉपिक का हमारा सीक्वेंस चल रहा था, तो ये इसमें बीच में ये कहाँ से आ गया है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम एमपीपीएससी मेंस 2021 का जो सिलेबस है, पेपर उसका पेपर सेकंड का पार्ट फर्स्ट कवर कर रहे हैं। वैसे हम काफी आगे तक बढ़ चुके हैं, हमारी यूनिट थर्ड स्टार्ट हो गई है इसमें। लेकिन ये कुछ पिछले टॉपिक से रिलेटेड कुछ टॉपिक हम कर रहे हैं आज के वीडियो में। यदि आपको बाकी वीडियो देखना है तो आप चैनल पे देख लीजिए। अब आते हैं जो कंटिन्यू जुड़े हैं उनके सवालों पे कि मैम ये बीच में ये टॉपिक कहाँ से आ गया। तो देखिए, एक तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमारे सिलेबस में तो स्पष्ट है ही नहीं। तो स्पष्ट नहीं है इसलिए हमने किया भी नहीं है इसको कवर। और मुझे ये क्वेश्चन व्हाट्सएप के थ्रू प्राप्त हुए थे, काफी दिनों से पेंडिंग डले थे, इसलिए मैं आज करवा रही हूँ। मैं पिछले वीडियो में उन्हें ऐड करने वाली थी, लेकिन वो टॉपिक का ही ऑलरेडी काफी लॉन्ग वीडियो हो गया था, तो इसलिए उसमें ऐड नहीं हो पाया। अब ये टॉपिक क्या हमारे सिलेबस के हैं? तो जी हाँ, ये टॉपिक हमारे सिलेबस से लिंक करते हैं। वो कभी कभी एमपीपीएससी क्या करता है कि कभी किसी टॉपिक से लिंक जो हो रहे होते हैं वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं। और लिंक क्या, मैं तो डायरेक्ट ही कहूंगी, क्योंकि अनुच्छेद 19 की आलोचना आपसे करवाई जा सकती है। आपका टॉपिक है मूल अधिकार, तो उन्होंने ये तो कहा नहीं है कि सिर्फ वो मूल अधिकार पूछेंगे। मूल अधिकारों की सबकी भी आलोचना करवा सकते हैं, जो कि हम कर चुके हैं। मतलब वो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं जब हम मूल अधिकार पढ़ रहे थे तब। उनकी विशेषताएं भी देखी थी, जो कि पिछली बार क्वेश्चन भी आ चुका है। और हमने सभी मौलिक अधिकारों की यदि आलोचना करने के लिए 200 शब्द में या 50 शब्द में क्वेश्चन आया, जिस तरह से भी आया, तो हम क्या करेंगे उनकी आलोचना, वो भी हम सबका देख चुके थे। अब यहाँ सिर्फ इन्होंने पूछा था, अच्छा ये व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज प्राप्त हुए थे, मुझे नहीं पता किसी एक ही व्यक्ति ने पूछे थे क्वेश्चन या दो अलग अलग लोगों ने पूछे थे, क्योंकि मेरा थोड़ा ऐसा है कि मुझे चीजें भरी हुई ज्यादा अच्छी नहीं लगती। तो अलग अलग टाइम पे पूछे गए थे तो मैं वो मैसेज डिलीट कर देती हूँ जो मुझे मिलते हैं। तो मुझे नहीं पता ये एक ही व्यक्ति के क्वेश्चन है। पर मैंने उन्हें वहां पर्सनली बताने की जगह मैंने उनसे कहा था कि हम इसका वीडियो बना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे थे, टॉपिक अच्छे थे, तो सबको ही पता चल जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको मैसेज में ऐसी चीजें पूछने की बजाय कमेंट बॉक्स में पूछने के लिए क्यों कहती हूँ, ताकि सबको पता चले, है ना। तो उस वजह से भी, तो
मैंने उनको बोल दिया था कि अच्छे टॉपिक है तो हम इसको वीडियो के थ्रू ही कवर कर लेंगे, तो आपका भी हो जाएगा और बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा किस तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमने सब मौलिक अधिकारों की आलोचना तो हमने देखा था, तो क्या हर एक मौलिक अधिकारों की आलोचना देखने की जरूरत है? तो देखिए, जिनकी आलोचना निकल के आती है या जनरली आपके सामने आती है, चाहे वो बुक्स में आए, चाहे टेस्ट सीरीज में आए, या फिर करंट अफेयर में किसी मुद्दे को रिलेटेड कि भाई इस अनुच्छेद का या इस मौलिक अधिकार का वर्तमान में हनन हो रहा है, कोई मुद्दा चल रहा है तो उसकी आलोचना आ रही है, तो इस तरह से पूछा जा सकता है। बाकी अनुच्छेद 19 ऐसा है जो अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुच्छेद है, क्योंकि ये आपको 6 स्वतंत्रताएं दे रहा है नागरिकों को। तो जी हाँ, इसकी अकेली आपकी 50 शब्द में यदि आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये अनुच्छेद अकेला भी लिखने आपको पहले जो 100 शब्द के क्वेश्चन होते थे उसमें लिखने के लिए आपसे आ गया था। तो जब अनुच्छेद आ गया था तो इसकी आलोचना भी आ सकती है, और बाकी इसकी आलोचना की भी जाती है कुछ मुख्य आधारों पर, तो वो हम देख लेते हैं। तो हाँ, अनुच्छेद 19 की बन सकती है। तो हर मौलिक अधिकार की करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां बुक्स वगैरह में कहीं इस तरह का किसी अनुच्छेद से रिलेटेड आलोचना की जाती है तो उस उनको आप बकायदा देख लिया करिए कि हाँ, इस अनुच्छेद की आलोचना की जा रही है, तो वो पूछा जा सकता है। बाकी हर किसी की करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरा ये आता है, तो ये तो आपका मौलिक अधिकार टॉपिक है, वहां से लिंक हो गया ये क्वेश्चन। तो ये है आपका संविधान संशोधन। आपके देखो टॉपिक में तो ऐसा है कि प्रमुख संविधान संशोधन हमसे सिर्फ पूछे गए हैं, लेकिन ये जहां तक मुझे याद आ रहा है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना आपसे पूछी जा चुकी है। तो प्रीवियस, या तो उन्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ये मिला होगा। सॉरी, आज ये सुर आपको बीच बीच में सुनने को मिलेंगे, गले का कुछ ऐसा ही हाल है ना, तो इसे इग्नोर करिएगा। और बाकी जहां से कट हो सकता है तो एडिट करते टाइम मैं कट कर ही दूंगी, है ना। तो ये जो आलोचना है वो शायद प्रीवियस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ये शायद पूछा जा चुका है जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। हो सकता है उन्हें भी वहीं मिला हो या कहीं और से भी मिला हो तो अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे डायरेक्ट तो पहले भी नहीं लिखा था कि संविधान संशोधन प्रक्रिया बताइए। यदि प्रक्रिया टॉपिक होता तो भाई आलोचना करवा ले तो वो तो सीधा सीधा टॉपिक आ जाता, लेकिन ये सीधे तो नहीं है। लेकिन आपसे प्रमुख संविधान संशोधन पूछे हैं तो वो काफी हद तक हम कवर कर चुके हैं वो संविधान संशोधन। तो यदि उससे लिंक होके ये पूछ लिया जाए तो एक बार ये चीजें समझ लीजिए। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो प्री में यदि आप सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हो तो वहां से आपकी हेल्प हो जाती है। पर ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है तो अपन भी कवर कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और ऐसा कुछ बहुत ज्यादा दिमाग पचाओ भी नहीं है, सीधा सीधा है, हाल समझ में आ जाएगा, है ना। और बाकी आपका 2019 का जो प्री का रिजल्ट है वो अपना फिर से आ गया है, तो अपन को फिर से मेंस देने को मिलेगा। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए जो पुराने सिलेबस के बेस पे है। और ठीक है, तो दो दो मेंस देने को मिलेंगे इस बार, है ना। चलिए, और आपके मेंस भी पोस्टपोन हो गए हैं, उसके बाद मैंने आपको जानकारी ये टेलीग्राम पे शेयर कर ही दी थी, है ना। चलिए, तो ऐसी अपडेट यूट्यूब पे डालने की बजाय, कम्युनिटी में डालने की बजाय मैं टेलीग्राम पे डाल देती हूँ। और बाकी अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं काफी, जो आप लोग बोलते हो कि मैम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो इस वीडियो की लास्ट में हम उस संबंध में चर्चा कर लेंगे, यदि गला साथ देता है तो, नहीं तो किसी और वीडियो में हम पक्का इस बारे में बात कर लेंगे। देखो, सबका तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जो मुझे ठीक लगता है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ठीक है, चलिए अब टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। आई होप आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही होगी। चलिए, तो ये सबसे पहले कवर करेंगे अपन अनुच्छेद 19 की आलोचना। तो पहले हम समझ लेते हैं। अच्छा, ये वीडियो चूंकि पहले से प्लान नहीं था, अचानक ही सेटअप लगा के मैं खड़ी हो गई हूँ, तो
मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं आपको इसके लिखित नोट्स दूंगी या यहीं लिखवाऊंगी। तो जैसा वीडियो आगे बढ़ता जाएगा हम देख लेंगे कि क्या चीज़ यहाँ लिखवाई जा सकती है, और यदि कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो बाकी हम चीज़ें लिखित में दे देंगे। हाँ, लेकिन वही चीज़ें आपको लिखित में मिलेंगी जो यहाँ नहीं लिखवाई जाएंगी या मैं आपको बोलूंगी। यदि यहाँ सारी चीजें लिखवा देती हूँ तो फिर आपको दोबारा से वो चीजें रिपीट होके लिखित में नहीं मिलेंगी, है ना। और बाकी लिखने का, नोट्स बनाने का आप आदत डाल ही लीजिए। पीडीएफ या प्रिंटेड नोट्स के भरोसे मेंस में एटलीस्ट मत रहा करिए, क्योंकि ये अच्छी आदत नहीं है ना। जितनी ज्यादा लिखने की आदत डालोगे उतना अच्छा है, क्योंकि अपनी आदत बनती है लिखने की, है ना। तो मेंस के लिए बहुत अच्छा है। और फिर आपको नोट्स खुद के इस तरह से प्रिपेयर करने ही होते हैं कि आपको रिवीजन में भी ज्यादा कुछ इधर उधर ना ढूंढना, भटकना पड़े, है ना। चलिए टॉपिक पे चलते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं अनुच्छेद 19 की आलोचना। ठीक है, अब इसकी आलोचना करने से पहले, वैसे तो हम ये अनुच्छेद बहुत अच्छे से डिटेल में देख चुके हैं, लेकिन आपको कहीं किसी भी तरह से कोई, अभी जब हम इसकी आलोचना समझेंगे तो दिक्कत ना आए, तो हम एक तुरंत से क्विक रिवीजन ले लेते हैं अनुच्छेद 19 का। तो पूरा अनुच्छेद 19 तो क्या है, तो इस अनुच्छेद में जो इसका खंड 1 है, इसमें नागरिकों को जो है वो 6 स्वतंत्रताएं दी हैं। ठीक है, अभी वर्तमान में वैसे 7 थी लेकिन एक हटा दी गई है। अभी वर्तमान में टोटल 6 स्वतंत्रताएं भारत के नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, यही कहा गया है इसके खंड 1 में, है ना। और ये खंड 1 ही जरूरी है ना। चलिए, यानी यदि आपसे अनुच्छेद सिर्फ 19 लिखने भी आता है, तो यदि 19 एक आता है तो सिर्फ आप इन 6 स्वतंत्रताओं की बात करिए। मतलब यदि आपसे क्वेश्चन में सिर्फ ऐसा लिखा आता है ना, आर्टिकल ये पूछा जाता है, तो हमें सिर्फ 6 स्वतंत्रताओं की बात करनी है। लेकिन यदि हमसे अनुच्छेद 19 बस कहा गया है, तो हमें इस बोलना है कि भाई इसके खंड 1 में जो है वो 6 स्वतंत्रताएं हैं। यदि 50 शब्द में है तो हम वो 6 स्वतंत्रताएं मेंशन भी कर देंगे, और बाकी बोल देंगे कि आगे के जो खंड 2 से लेके खंड 6 तक है, इनमें जो है इन स्वतंत्रताओं पे कुछ निर्बंधन, कुछ ऐसे आधार बताए गए हैं जो इन स्वतंत्रताओं पे क्या कर सकते हैं, निर्बंधन या प्रतिबंध लगा सकते हैं उन आधारों पर जो आधार इन खंडों में दिए गए हैं, जो आगे है ना। ठीक है, मतलब इसी के सब पॉइंट हैं। यदि खंड से आप नहीं समझ रहे हैं, संविधान में इन्हें खंड कहा जाता है या सब आर्टिकल आप कह सकते हैं, ऐसा है ना। तो अनुच्छेद 19 के ये सब आर्टिकल है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब ये 6 स्वतंत्रताएं क्या है, तो पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार है, और फिर थर्ड है संगम संघ या सहकारी सोसाइटी, फोर्थ है आप अबाध संचरण मतलब कहीं भी घूम फिर सकते हो, फिफ्थ है कि आप भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकते हो, और सिक्स नंबर की जो है वो आपसे कहती है कि भाई आप कोई भी व्यापार वृत्ति कर सकते हो। आवाज आज इसी तरह से आएगी, तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, चलिए, तो ये 6 स्वतंत्रताएं हैं। अब ये हम क्यों रिवाइज कर रहे हैं वो अभी आप समझ जाएंगे। अब मैंने क्या कहा कि इसके सब आर्टिकल 1 में तो ये 6 स्वतंत्रताएं हैं और इनमें कुछ आधार दिए गए हैं। तो वैसे हमें सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है ना। कुछ आधार हम मेंशन करेंगे, और हमने क्या कहा है कि ये कहा गया है कि इन आधारों पर क्या किया जा सकता है, इन स्वतंत्रताओं पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है कौन, राज्य। अब राज्य से मतलब यहाँ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये हमारे राज्य हैं, स्टेट हैं, इनसे नहीं है। आपने यदि मौलिक अधिकार पढ़े होंगे
तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 12 में जिस राज्य की बात की जाती है, हम यहाँ उसी की बात कर रहे हैं। यानी यदि हम मोटे तौर पर कहें तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई भी प्राधिकारी, कोई भी गवर्नमेंटल बॉडी यदि इस राज्य शब्द के अंतर्गत आ जाती है ना, जैसे हम अनुच्छेद 12 देखते हैं तो बाकी डिटेल आप वहां देख लीजिए कि चाहे तो संसद हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे राज्य की विधायिका हो, या स्थानीय या अन्य प्राधिकारी कोई भी हो गवर्नमेंट के, वो सब राज्य की परिभाषा में आते हैं। तो राज्य क्या कर सकता है, इन स्वतंत्रताओं पे प्रतिबंध लगा सकता है। अब आप बोलोगे ये तो भाई हम नागरिकों को मिली स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार तो छीने ही नहीं जा सकते, है ना, तो ऐसे कैसे प्रतिबंध लगा सकता है। तो कहा गया है कि भाई कुछ, इसलिए कह दिया है संविधान में, पहले ही कह दिया है कि कुछ आधार होंगे, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतंत्रता है तो आप कुछ भी बको, है ना। इससे ये ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब मेंशन किया गया है कि ऐसे कुछ आधार होंगे। जैसे कहा गया है कि भाई लोक व्यवस्था ना खराब हो रही हो उससे, पड़ोसी देशों से हमारे संबंध ना खराब हो रहे हो, न्यायपालिका की अवमानना ना हो रही हो, किसी की मान हानि ना हो रही हो, है ना, तुम दंगे वंगे नहीं भड़का रहे हो कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे तुम कुछ भी कहे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ऐसे कुछ आधार दिए गए हैं कि भाई उसके आधार पे आपकी कुछ स्वतंत्रताओं पे या इन स्वतंत्रताओं पे निर्बंधन लगाया जा सकता है। ठीक है, जैसे हमें स्वतंत्रता है कि हम कहीं भी जाके बस सकते हैं, कहीं भी घूम फिरने जा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी पिछड़ी जनजाति है जो आपके वहां पहुंचने से या आपके जाने से सुरक्षित नहीं है, उसकी संस्कृति सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, तो सरकार आपको वहां जाने से रोक सकती है ना। या फिर मैं कहूँ कि मान लो जैसे संगम संघ बनाने की स्वतंत्रता है आपको, है ना, और या कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। तो आपने करंट में देखा होगा कि कोरोना में क्या कर दिया था, लॉकडाउन कर दिया था कि नहीं आप आ जा नहीं सकते, है ना। तो क्या कहा गया है कि भाई लोक स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए भी उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, है ना। मान हानि किसी की ना कर रहे हो, विदेशी विदेशी जो मित्र राष्ट्र हमारे हैं उनसे हमारे संबंध खराब ना हो रहे हो, है ना, न्यायपालिका की अवमानना आप ना कर रहे हो, है ना, देश की एकता अखंडता आप प्रभावित नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से ये कुछ, यदि इनको तुम प्रभावित कर रहे हो तो ऐसे कुछ आधार दिए हैं कि इन आधारों पर आप क्या कर सकते हो, आप इन स्वतंत्रताओं पे प्रतिबंध लगा सकते हो। ठीक है, अब ये समझाने का मेरा मतलब क्या था वो आप अभी हम देख लेंगे। अब हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं कि हमें आलोचना करनी है। तो पहली आलोचना हम यहीं से उठाएंगे, जो हमने इनके ये खंड देखे, क्या कहते हैं आलोचक भी, या आलोचना क्यों की जाती है। तो पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे कि जहां संविधान में हमें 6 स्वतंत्रताएं सौंपी गई हैं, वहीं दूसरी ओर संविधान के ही खंड 2 से 19, आर्टिकल 19 के खंड 2 से लेके 6 तक इन स्वतंत्रताओं पर उचित निर्बंधन लगाने की व्यवस्था भी की है। यानी ये हमें ऐसे नहीं मिली है कि सिर्फ मतलब दे दी गई है, ऐसा नहीं है। यानी हम ये कहेंगे, आलोचना जब ये करेंगे कि एक तरफ संविधान हमें ये स्वतंत्रताएं देता है, दूसरी तरफ इनको छीनने की भी व्यवस्था करता है, क्योंकि इसी अनुच्छेद के आर्टिकल इसी अनुच्छेद के खंड 2 से 6 तक कुछ आधार, हम वो आधार मेंशन कर देंगे, है ना, कि देश की एकता अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई भी चीज हो, तो वैसा विदेशी राष्ट्रों से संबंध प्रभावित हो, या फिर किस न्यायालय की अवमानना या लोक स्वास्थ्य, ऐसे कुछ आधारों पर क्या किया जा सकता है, इन स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन यानी प्रतिबंध लगा सकता है राज्य, है ना। तो ये हम कहेंगे। यानी पहली आलोचना हमारी यही हो गई कि एक तो ये हमें स्वतंत्रता दे रहा है संविधान, और दूसरी तरफ यानी ये आर्टिकल 1 हमें स्वतंत्रता दे भी रहा है 6, और दूसरी तरफ ये छीनने की भी व्यवस्था कर रहा है। तो पहली आलोचना ये हो गई। ठीक है, अब ये सब मैं आपको लिख के दूंगी यहीं पे, तो पहले समझ लीजिए, है ना। अब
आते हैं आगे। आगे क्या आलोचना करेंगे, तो पहला पॉइंट हमारा आप समझ गए होंगे, यानी ये आधार थे, तो इस आधार पे हमने बता दिया कि भाई आप दे भी रहे हो और उसे लिखना कैसे है वो अभी मैं बता दूंगी। तो एक तो आप दे भी रहे हो और उसको छीनने की व्यवस्था भी कर रहे हो, ये हमने आलोचना कर दी। ठीक है, चलिए चलिए, तो पहला पॉइंट हमने क्या समझा है कि अनुच्छेद 19 का खंड 1 नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, लेकिन इसी अनुच्छेद, ये आप पूरा पूरा लिख लीजिए, मैं स्पेस बोर्ड पे स्पेस कम होने की वजह से ही मैंने शॉर्ट में लिखती हूँ, तो ये शब्द आप पूरे पूरे लिखा करिए, क्योंकि होता क्या है कि जब हम नोट्स में आधा आधा लिखने की आदत डालते हैं ना, तो जल्दी जल्दी में मेंस में हमसे वहाँ आधे ही लिखे हो जाते हैं शब्द, तो जो कि अच्छा नहीं है, तो इसलिए है ना, तो आप पूरे पूरे ही लिखिए। अनुच्छेद में खंड 2 से 6 तक कुछ आधारों जैसे भारत की प्रभुत्ता और अखंडता, विदेशी राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण संबंध, न्यायालय की अवमानना, अपराध उद्दीपन, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के नाम पे किसी को भड़का रहे हो, दंगे फसाद करवा रहे हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अपराध उद्दीपन, जनजातियों के संरक्षण आदि के आधारों पर हम क्या कर सकते हैं, इन स्वतंत्रताओं को छीनने की व्यवस्था भी की गई है। तो यदि आपको नीचे का पॉइंट नहीं दिख रहा है तो आप, मैं एक बार और नीचे की लाइन पढ़ के बता देती हूँ कि क्या लिखा गया है, कि ये जो कुछ आधार है, इनके आदि, ये जो सारे आधार हैं और भी आधार हैं, हमने कुछ मेंशन कर दिए। यदि, वैसे तो संभावना है कि आपसे ये 50 शब्द में बहुत से बहुत पूछा जा सकता है, लेकिन यदि और ज्यादा आए, और ज्यादा आपसे पूछे, शब्द सीमा बढ़ाने की जरूरत पड़े, तो आप और बाकी आधार भी लिख देना। लोक स्वास्थ्य भी है और सदाचार है, मानहानि है ना, तो इस तरह से आधार आप बढ़ा सकते हो, है ना। पॉइंट और वैसे संक्षिप्त करने की जरूरत हो तो इन इन आधारों को 2-3 लिख के काम, उस पॉइंट का काम वहीं खत्म कर देना, है ना। तो ये है, तो ये कुछ आधार है, इन पर क्या कर सकते हैं, इन स्वतंत्रताओं को छीनने की व्यवस्था भी ये आर्टिकल करता है, ये हमने इसकी आलोचना में कहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे वो समझ लीजिए। दूसरे पॉइंट में हम कह रहे हैं कि ये जो आर्टिकल है, एक तो इसी में व्यवस्था कर दी थी कि इन आधारों पर इसमें उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब ये जो आर्टिकल है, या इस आर्टिकल के तहत स्पेशली जो, क्योंकि मेन इसमें यही है, इसका खंड 1 जिसमें नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं मिली हैं, बाकी तो इसके लिए कहा है कि इन आधारों पर राज्य निर्बंधन लगा देगा। तो ये जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं नागरिकों को, ये आर्टिकल 358 के तहत, यदि हमारे यहाँ आपातकाल लगता है, और आपातकाल किस कारण से लगता है, तो युद्ध या बाह्य आक्रमण। अब ये एक एक शब्द मैं आपको क्यों बता रही हूं, मैं सीधे लिखवा के चली जाती, इसलिए बता रही हूं क्योंकि मेंस पढ़ने का फायदा ही ये होता है कि जब आपके सामने प्री में इस तरह के क्वेश्चन आए, जिस तरह डिटेल में अब क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं ना, पिछले 2 साल का पैटर्न रहा है पॉलिटी का, तो उसमें क्या थोड़े डिटेल में जाके पूछते हैं, वो अंदर जाके पूछता है, तो वहां आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहे एक एक शब्द को लेके, तो ये मेंस पढ़ने का फायदा हो जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि यदि 1-2 नंबर के चक्कर में आपका प्री रुक रहा है ना, तो फिर आप मेंस पे जंप कर जाइए, है ना, क्योंकि वो 1-2 नंबर ना आपके फुलफिल अब मेंस करेगा, है ना, ये फायदा होता है, क्योंकि हम सब्जेक्ट को मेंस में डिटेल में पढ़ते हैं, है ना, तो वैसा। चलिए, तो ये चीजें तो वैसे यहाँ लिखने वाली नहीं है, यदि आपको पॉइंट लॉन्ग करना है तो ये चीजें आप मेंशन कर दीजिए। अभी हम पॉइंट में क्या लिखेंगे वो देख लेंगे, है ना। तो आर्टिकल 358, ये क्यों नहीं चल रहा भाई, 358 के तहत यदि क्या होता है कि ये जो आर्टिकल है, या इस आर्टिकल के तहत जो 6 स्वतंत्रताएं हमको मिली हैं,
वो स्वतंत्रताएं यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है इन दो आधारों पर। अब आप प्री पढ़ के आए हो, मैं मान के चल रही हूं आपको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किन किन आधारों पर लगता है। तो यदि युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगता है, आपातकाल की घोषणा होती है, तो ये जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो नागरिकों से स्वतः छिन जाती हैं, है ना। तो एक हम यही लिखेंगे कि भाई आर्टिकल 358 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो नागरिकों से ये स्वतंत्रताएं स्वतः छिन जाती हैं, और तब तक के लिए छिन जाती हैं, तब तक राष्ट्रीय आपातकाल हट नहीं जाता, यानी पूरी अवधि के लिए। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ, वैसे तो ये यहाँ समझाने वाली बात नहीं थी, मैं अपना पॉइंट, ये अपनी आलोचना हो गई, आलोचना का पॉइंट हो गया अपना, है ना, कंप्लीट, कि भाई ये स्वतः ही छिन जाती है। यहाँ आलोचना का पॉइंट खत्म हो गया। हो सकता है बुक में सिर्फ आपको सिर्फ इतना ही लिखा मिले, कहीं भी आप पढ़ोगे, लेकिन ये चीज समझ लीजिए, यदि प्री में इस तरह से कभी कथन टाइप से कुछ पूछा गया, या यही क्वेश्चन आपको, क्योंकि कभी कभी होता है कि वो 200 नंबर लायक क्वेश्चन होता नहीं है, लेकिन आयोग को कुछ नहीं मिलता, तो कभी कभी वो ऐसे क्वेश्चन रख देता है ना। तो यदि इस तरह के क्वेश्चन यदि ज्यादा शब्द में पूछ लिए गए, अब आधार तो जो है वो ही है, उनको आप डिटेल, उनको लॉन्ग कैसे करोगे उन पॉइंट्स को, तो फिर आप बाकी लिख सकते हो कि भाई, जबकि क्या होता है कि बाकी और जो मौलिक अधिकार है उन्हें आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, जितनी अवधि उसको लगती है उस अवधि के लिए क्या करता है इनको, या जो आर्टिकल उसको लगते हैं कि भाई हम इन बस आर्टिकल यानी इन मौलिक अधिकारों को बस क्या कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल यदि पूरे के लिए कर रहे हैं तो वो अपने आदेश में राष्ट्रपति बता देंगे कि हम पूरे ही राष्ट्रीय आपातकाल जब तक चलेगा तब तक के लिए ही निलंबित कर रहे हैं सारे मौलिक अधिकारों को, है ना। और यदि उनको लगता है कि नहीं भाई, राष्ट्रीय आपातकाल कितने भी दिन के लिए लगे, अभी हाल फिलहाल के लिए तो हम 2 दिन के लिए बस इन आपकी ये मौलिक अधिकारों को हम निलंबित कर रहे हैं, तो सिर्फ उतने टाइम के लिए। या उसको लगता है कि उसे सिर्फ आर्टिकल 14 के तहत जो हमें अधिकार मिले हैं सिर्फ हमसे वो लेना चाहता है, तो सिर्फ हमसे वो ले लेगा, है ना। या बाकी सारे ही मौलिक अधिकार लेना चाहता है, इसका मतलब ये है कि उस टाइम के लिए निलंबित करना चाहता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तो बस वो उस अवधि के लिए जो जो उसको मौलिक अधिकार लगते हैं, वो मौलिक अधिकारों के लिए जितनी अवधि उसको ठीक लगती है उसके लिए निलंबित करता है आर्टिकल 359 के तहत बाकी के मौलिक अधिकार। ठीक है। और ये आपको पता ही होगा कि 20 और 21 के तहत जो हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं वो आपातकाल में निलंबित नहीं होते हैं, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए, तो यानी कहने का मतलब ये है कि 358 के तहत आर्टिकल 19(1) की स्वतंत्रताएं जाती हैं, या 19 के तहत जो मौलिक अधिकार मिले हैं वो जाते हैं, और बाकी के मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में कब निलंबित, कौन से आर्टिकल के तहत निलंबित होते हैं, तो आर्टिकल 359। हो सकता है, वैसे तो आपके सिलेबस में अब इतना कुछ नहीं है पॉलिटी में, लेकिन कभी बाई चांस आपसे इन दोनों अनुच्छेदों का अंतर लिखने आ जाए ना, तो ये आप लिख सकते हो कि इसके तहत क्या होता है कि अनुच्छेद 19(1) के तहत जो 6 स्वतंत्रताएं मिली हैं वो निलंबित होती हैं राष्ट्रीय आपातकाल में, और इसमें बाकी के मौलिक अधिकार जो कि 20-21 को छोड़ के बाकी के जितने मौलिक अधिकार हैं उन्हें राष्ट्रपति क्या कर सकता है, किसी भी अवधि के लिए, राष्ट्रीय आपातकाल की किसी भी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है। और या प्री में कथन आ जाए, है ना, कि भाई ये सही है और ये भी सही है, तो इस तरह के कथन आप देख लीजिएगा।
है ना। तो ये दोनों आर्टिकल अलग अलग हैं, जबकि इनके तहत मौलिक अधिकार ही निलंबित हो रहे हैं। लेकिन आप समझ गए होंगे कि यहाँ सिर्फ आर्टिकल 19(1) के तहत जो हमें स्वतंत्रताएं मिल रही हैं वो निलंबित हो रही हैं, और यहाँ बाकी के मौलिक अधिकार बाकी 20-21 के तहत जो हमको मिलते हैं वो निलंबित नहीं होते हैं। ये मैं बार बार कह रही हूँ, है ना। वैसे हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे जब इस संबंध में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमारा पॉइंट इसके संबंध में बस होगा, ये सब मैं नहीं बताऊंगी आपके ऐसे कभी पेपर में इस तरह का कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फैक्चुअल या पॉइंट आपको बढ़ाने हैं, तो ये नॉलेज आपके वहां काम आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट क्या लिखेंगे हम, चलिए तो अगला पॉइंट क्या है कि अनुच्छेद 19 आपातकाल में स्वतः निलंबित हो जाता है। ये तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, यदि इसको लॉन्ग करना है तो कैसे करोगे, समझ गए ना, है ना। यहाँ आर्टिकल मेंशन कर देना, आर्टिकल 358 है ना। 358 के तहत पूरा पॉइंट यदि आपको लॉन्ग करना है, यदि ज्यादा शब्द में आ गया है तो, वैसे संभावना 50 शब्द में ही पूछे जाने की है, इसलिए मैं पॉइंट छोटे छोटे लिखवा रही हूँ, है ना। यदि आपको शब्द सीमा यदि बढ़ाने की जरूरत पड़े तो कैसे बढ़ाओगे, समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 358 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत जो आपातकाल जो 6 स्वतंत्रताएं हमें मिली हैं वो आपातकाल के दौरान, यानी युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर यदि आपातकाल लगा है तो उनमें स्वतः निलंबित हो जाती हैं। जबकि बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं, ब्रैकेट में मेंशन कर देना 20 और 21 को छोड़ के, राष्ट्रपति आर्टिकल 359 के तहत आवश्यक अवधि के लिए क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। और जबकि ये स्वतः निलंबित होती है और पूरे आपातकाल के दौरान निलंबित ही रहती है। निलंबित का मतलब ये है कि उस टाइम के लिए हमसे छीन ली जाती है, उस टाइम ये स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त नहीं होती हैं, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है, तो इसमें ये दूसरा पॉइंट हो गया आलोचना का, है ना, कि हमसे छीन ली जाती हैं, आपातकाल में ये स्वतंत्रताएं हमारे पास नहीं होती है। तो ये हमने कह दिया कि भाई ये निलंबित हो जाती हैं। इसमें थर्ड पॉइंट में है कि ये इनमें स्थायित्व का अभाव है, यानी ये जो 6 स्वतंत्रताएं हमें मिली हैं तो स्थायित्व का अभाव, आप हेडिंग डाल लेना और लिख देना कि अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं जो है संसद कभी भी इनमें कटौती कर सकती है। एग्जाम्पल लिख देना, जैसे कि 44वें संविधान संशोधन के तहत इसका जो खंड 1 था उसमें 4 नंबर पे, यानी F नंबर पे जो था, जो कि हमें संपत्ति की स्वतंत्रता देता था, है ना, संपत्ति को खरीदने बेचने अधिग्रहण करने की स्वतंत्रता देता था, वो हमसे छीन लिया गया है ना। तो ये हम एग्जाम्पल दे देंगे कि भाई छीना जा चुका है, यानी संसद क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है। तो यानी हमें स्थायी तौर पर ये स्वतंत्रताएं प्राप्त नहीं है, पता नहीं संसद कब कटौती कर दे, है ना। चलिए, तो ये 3 मेन आधार थे। शब्द सीमा भी आप चाहोगे तो काफी बढ़ जाएगी इसमें। अभी कभी कुछ करंट का कुछ मुद्दा चले, है ना, तो उसको भी मेंशन कर लेना। कहीं जैसे लेख आते हैं ना, तो उसमें किसी तरह की कि भाई अभिव्यक्ति की इस तरह से आलोचना की जाती है कि लोग इस तरह से फायदा उठा रहे हैं उसका, तो आप वो भी आलोचना में मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तभी मैं कहती हूँ कि उनको कान नाक आंख खुले रखो, है ना। चलिए, मुख्यतः ये 3 आधार होते हैं, तो ये हमने कवर कर ली अच्छा, ये नीचे वाला पॉइंट आपने लिख लिया होगा, है ना, जो मैं बोल रही हूँ उसी पीछे जाइए और उसे ही सुन के इसे लिख लीजिए, है ना। चलिए, एक बार फिर से बोल देती हूँ, यदि कहीं कुछ दिक्कत आती है तो स्थायित्व का अभाव हेडिंग डाल लीजिए और फिर इसमें लिखिए कि अनुच्छेद 19(1) के तहत प्राप्त 6 स्वतंत्रताएं स्थायी नहीं है, यानी संसद इनमें कभी भी कटौती कर सकती है। जैसे कि 44वें संविधान संशोधन के तहत इस अनुच्छेद के खंड 4, यदि आप हिंदी में लिख रहे हो, नंबरिंग कर रहे हो, या खंड F, है ना, सॉरी, अनुच्छेद 19(1) के उपखंड, है ना, उपखंड थे। खंड तो ये हो गया, इस अनुच्छेद का खंड ये हो गया,
और ये उपखंड है ना। तो उपखंड चा, या फिर आप इंग्लिश में नंबरिंग कर रहे हो तो एफ, है ना। तो इसको क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है ना। इतना लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं। पहले प्रक्रिया देख लेते हैं, फिर उसकी आलोचना कैसे होगी उस प्रक्रिया की वो देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला क्या है, अगला हम देख रहे हैं संविधान संशोधन की पहले प्रक्रिया देख रहे हैं। सॉरी, लगता है गला ज्यादा देर साथ देगा नहीं, तो ऐसा करते हैं, ये प्रक्रिया और इसकी आलोचना ये मैं आपको लिखित में उपलब्ध करा दूंगी। सारे पॉइंट है, मतलब मेन तो समझने का ही है, फिर तो आप ऐसे ही लिख भी दोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी प्रक्रिया भी कि कैसे कैसे रहेगी जो हम यहाँ पे समझेंगे, वो सारी प्रक्रिया भी मैं आपको लिखित में और उपलब्ध करा दूंगी, और इसकी आलोचना के जो जो बिंदु होंगे वो भी, है ना। तो ये हम यहाँ बस उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। क्योंकि उतना बोल नहीं पा रही हूं मैं, और मुझे लग रहा है कि ज्यादा देर बोल भी नहीं पाऊंगी, तो गले की हालत बहुत बेकार हो रखी है, तो ऐसा है। तो सॉरी, ऐसा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ऐसा सिर्फ समझने की चीजें हैं, बाकी लिख तो इजीली लोगे, फिर भी मैं आपको लिखित में उपलब्ध कराऊंगी। बस इसका वैसे तो हर वीडियो के उसमें मैं टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक पिन करती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख लिया करिए। और यदि आपको नहीं, वहां से नहीं आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन कुछ देखते हैं फिर, है ना। क्योंकि कभी कभी कुछ दिक्कत आ जाती है, लेकिन वो हर फोन की कोई दिक्कत होती है, हमारे फोन में ही कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, तो वो आप फिक्स कर लीजिए जैसे भी, है ना। यूट्यूब आजकल हर चीज का सॉल्यूशन देता है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रक्रिया में हम देखेंगे कि हम हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसी में संविधान संशोधन की प्रक्रिया पूछेगा, है ना। आयोग भाई हमारे संविधान में पूछेगा ना, ठीक है। तो उसमें संविधान में जो संशोधन है वो किस किस तरह से होते हैं हमारे यहाँ, यानी हमारे भारतीय संविधान में संशोधन किस प्रकार से किए जा सकते हैं। तो 3 प्रकार से किए जा सकते हैं। कैसे? एक तो एक तो पहला, संसद क्या कर सकती है, सामान्य बहुमत, सामान्य बहुमत से कर सकती है। दूसरा, संसद कर सकती है, अच्छा एक चीज याद रखना, संसद ही कर सकती है ना। तो कहीं भी आपको यदि इस तरह से कथन लिखा आ जाए कि संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, संसद, राज्यों की विधायिका, है ना, इस तरह से कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाए, न्यायपालिका, है ना, तो सिर्फ संसद कर सकती है। भारतीय संविधान में संशोधन सिर्फ संसद कर सकती है, पहली बात याद रखना। 3 प्रकार से कर सकती है। कैसा? संसद सामान्य बहुमत द्वारा, ठीक है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा। अब ये सामान्य बहुमत, विशेष बहुमत क्या है वो अभी हम समझेंगे, है ना। विशेष बहुमत द्वारा, लिखा भी कुछ कुछ हो रहा है, मतलब जुकाम का असर हाथों पे भी हुआ है। चलिए, और संसद के विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों की संस्तुति यानी अनुमति, संस्तुति द्वारा, ठीक है। अब ये आधे राज्य कम से कम है, इससे ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आधे राज्य तो होंगे, संविधान में ये कहा है।
चलिए, अब इससे पहले हम इनमें अंतर समझें कि क्या कहा गया है। उसमें इसको हटाने से पहले, क्योंकि वो चीज समझाने के लिए इनको हटाना पड़ेगा, तो ये चीज मैं आपको यही बता देती हूँ कि ये जो प्रकार का संशोधन होगा, पहला वाला, ये हर मतलब कई आर्टिकल में जहां संशोधन की बात कही गई है, वहां ये चीज मेंशन कर दी गई है कि भाई संसद सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा विधि बना के ऐसा परिवर्तन या ऐसा संशोधन कर देगी। अलग अलग अनुच्छेद, जब आप अनुच्छेद यदि वेयर एक्ट या किसी अच्छी बुक में यदि आप पूरे पूरे अनुच्छेद पढ़ते हो या संविधान की मूल कॉपी में पढ़ते हो, तो आपको वहां ये चीजें देखने को मिलेंगी कि वहां लिखा हुआ होता है कि संसद ऐसा कर सकती है विधि बना के। और ऐसी विधि कैसे बना दी जाएगी? सामान्य बहुमत से, है ना। तो ये अलग अलग अनुच्छेदों में कई जगह जहां पे जरूरत है वहां पे मेंशन किया गया है। लेकिन ये दो प्रकार के जो संशोधन होते हैं, इनके बारे में कहा गया है आर्टिकल 368 में, बकायदा प्रक्रिया दी गई है कि किस प्रक्रिया से इन दोनों प्रकार के संशोधन हो सकते हैं। यानी आर्टिकल 368 लिखने आता है या 368 आपसे पूछा जाता है या फिर उसकी आलोचना पूछी जा सकती है, तो आप सिर्फ इन दोनों प्रकार के जो भी संशोधन होंगे उनकी बात करेंगे, है ना। इस वाले की बात नहीं करेंगे। यानी हम प्रक्रिया तो देखेंगे अभी, है ना। विधेयक वगैरह पेश करने की, जो संविधान संशोधन के पेश करने की प्रक्रिया वगैरह होती है, वो तो इसमें भी सेम ही होती है। लेकिन ये सामान्य बहुमत में, यानी सामान्य विधायी प्रक्रिया जो होती है, संसद काम कैसे करती है, सामान्य बहुमत से ही करती है। अभी होता क्या है सामान्य बहुमत, वो मैं आपको बता दूंगी, है ना। तो वो सामान्य बहुमत द्वारा जो प्रक्रिया रहती है, यहाँ संशोधन वैसे ही हो जाता है। लेकिन इसके लिए, इन दोनों के लिए इसमें प्रक्रिया दी गई है। तो यदि आपसे पूछा जाता है, यदि मेंशन किया गया है कि 368 के तहत प्रक्रिया बताइए, तो आप डायरेक्ट इस प्रक्रिया की बात करेंगे। यदि आपसे पूछा गया है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया बताइए, बस ये कहा गया है, तो आप शुरुआत में इस चीज को भी मेंशन करना कि संविधान में संशोधन तीन प्रकार से होते हैं। पहला सामान्य बहुमत द्वारा, दूसरा ये, और तीसरा ये, ठीक है। और फिर उसमें मेंशन करना, लेकिन इन लास्ट के दो जो दिए हैं उसके बारे में प्रक्रिया, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा, ये इतना टेंशन मत लीजिए। अब मैं क्या लिखूंगी नोट्स में ये आपको समझा रही हूँ, है ना। तो यदि कि इनके बारे में प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी है, जो इस प्रकार है, क्योंकि प्रक्रिया बतानी है तो इनके लिए तो प्रक्रिया दी नहीं है स्पेशली, तो हम इसी की प्रक्रिया बताएंगे। लेकिन हम मेंशन कर देंगे कि संशोधन, कुछ प्रावधानों में संशोधन ऐसे भी होते हैं सामान्य बहुमत से। यदि वो मेंशन करते हैं कि नहीं 368 की ही प्रक्रिया बताइए, तो हम सीधी जो प्रक्रिया लिखेंगे वो सिर्फ इसके ही तहत दी है प्रक्रिया, तो हम सीधे सीधे उसी की बात करेंगे, ठीक है। यानी अभी हम जो प्रक्रिया देखेंगे वो हम इस प्रक्रिया को देखेंगे, क्योंकि यही दी है, इसमें तो दी नहीं है सामान्य बहुमत, मतलब सामान्य विधायी प्रक्रिया जो होती है वही इसकी प्रक्रिया है, तो इसके लिए नहीं पूछा जाता। लेकिन यदि हमसे मेंशन नहीं किया है 368, तो हम शुरुआत में दो लाइनें इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि संशोधन तो इसके तहत भी हो रहे हैं। चलिए, अभी देखेंगे सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत क्या है, पहले आप कुछ चीजें समझ लीजिए। बाकी ये कैसे, जैसे हमें एग्जाम्पल लिखने हो, तो आप एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो कि यहां, जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया कि उदाहरण सहित बताइए, है ना। तो उदाहरण इसमें क्या लिखोगे कि यदि दो और अनुच्छेद 3 आप जानते हो, या फिर आप जानते हो विधान परिषदों का सृजन या समाप्ति, ये भी करनी हो तो इसमें भी संविधान में संशोधन होगा, है ना। तो यहां भी क्या हो सकता है
ये जो संशोधन होगा वो भी सामान्य बहुमत द्वारा होगा। और यदि इसमें मतलब ये क्या है, नए राज्यों का निर्माण, सॉरी, आर्टिकल आर्टिकल 2 देख रहे हैं ना, तो आर्टिकल 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। इसमें है निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा, इनके नामों में परिवर्तन। तो ये आर्टिकल, ये जो संशोधन होते हैं, यानी नए राज्य का यदि प्रवेश किया जा रहा है भारत में, या नए राज्य की स्थापना की जा रही है, तो उसमें भी संविधान में संशोधन होगा। भाई अनुसूची 1 में जुड़ेंगे ना राज्य, जो नया राज्य प्रवेश हुआ है या जो नया राज्य का स्थापना हुई है, तो वो अनुसूची 1 में जुड़ेगा। तो ऐसे संविधान में संशोधन हुआ, तो क्या होगा कि इसके तहत जो संशोधन होंगे, ये जो संशोधन होंगे वो सामान्य बहुमत से होंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, मतलब ये कुछ एग्जाम्पल है। आप अनुच्छेद 2 या 3 लिखना, इसके एग्जाम्पल में अनुच्छेद 2 या 3, या इन अनुच्छेदों को पूरा पूरा लिख देना यदि शब्द सीमा उस हिसाब से है आपके पास, तो है ना, कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण, और वर्तमान राज्यों के सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, है ना। तो पूरा पूरा भी लिखना चाहो तो ये। अब विशेष बहुमत वाले संशोधन कौन कौन से होते हैं, मतलब सारे बहुत होते हैं, हम सारे तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पल यदि लिखते हैं, लिखने के लिए लिखना हुआ हमें, या 200 शब्द में यदि क्वेश्चन आ गया, तो हम फ्रेम जब करेंगे तो इस तरह से कर सकते हैं कि पहले हम तीनों प्रकार के, कि भाई संविधान में क्या है, 3 प्रकार से संशोधन हो सकते हैं, इस तरह का डायग्राम बनाएंगे, और उस डायग्राम में हम एग्जाम्पल भी लिख देंगे कि इनके कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं, है ना। तो विशेष बहुमत में कौन कौन से आते हैं, तो मान लीजिए मौलिक अधिकारों में क्या करना है, संशोधन करना है। तो ये मतलब संविधान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिनमें संसद विशेष बहुमत से ही क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। जैसे नागरिकों को या व्यक्तियों को जो मौलिक अधिकार मिले हैं, यदि उनमें आपको संशोधन करना है तो संसद विशेष बहुमत से करेगी। ठीक है, अब आते हैं कि ये विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के लिए कौन से प्रावधान होते हैं। तो यहाँ ऐसे प्रावधान होते हैं जो संघीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। संघीय व्यवस्था मतलब कैसा, कि जहां राज्यों का भी क्या हो, हित प्रभावित हो रहे हो, है ना, यानी राज्य और केंद्र दोनों के हित प्रभावित हो रहे हो, ऐसा। तो जैसे हम क्या ले सकते हैं कि मान लो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यदि इसके संबंध में संशोधन करना है, जैसे आपको पता है कि हर राज्य के लिए लोकसभा सीटें भी बटी हुई है, राज्यसभा सीटें भी बटी हुई है, तो यदि इनके संबंध में, राज्यों के प्रतिनिधित्व के संबंध में कोई संशोधन करना है, तो फिर आपको कम से कम आधे राज्यों से भी अनुमति लेनी होगी, यानी उनके विधान मंडलों से अनुमति लेनी होगी। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अभी हाल का आपने देखा होगा तो जीएसटी, जीएसटी के तहत क्या किया गया था कि सभी करों को एक उसमें रखा गया था ना। तो जैसे राज्य क्या लगाते थे, बैट लगाते थे, है ना, अब वो बैट लगाने का अधिकार उनसे छीना जा रहा था, इसलिए क्या हुआ कि भाई उनकी राजस्व व्यवस्था भी तो प्रभावित हो रही थी, तो इसलिए राज्यों से भी क्या किया गया, अब उनको संविधान ने जो अधिकार दे रखे थे, तुम उनको संशोधित कर रहे हो, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, मतलब अब कुल मिला के राज्यों के हित प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि भाई संसद कर रही है, अब यहाँ तो राज्यों का कोई रोल ही नहीं है ना, ना उनकी विधायिका का है। तो इसलिए कहा गया है कि ऐसे प्रावधान जो संघीय व्यवस्था से संबंधित है, उनमें यदि आपको परिवर्तन करना है या उनमें आपको संशोधन करना है, तो आपको कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों से क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। इससे ज्यादा दे देते हैं तो ठीक है, बाकी कम से कम आधे से तो लो ही सही।
ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हम पहले देख लेते हैं कि सामान्य बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत क्या होता है, फिर हम आर्टिकल 368 में क्या प्रक्रिया दी है वो देख लेंगे। ठीक है, अच्छा 200 शब्द में कैसे फ्रेम करना है तो वो अभी हम पूरी प्रक्रिया समझ ले। यदि 200 शब्द में आ गई तो कैसे फ्रेम करोगे, फिर हम बाद में चर्चा कर लेंगे इस बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सामान्य बहुमत क्या होता है ना। तो सबसे पहले सामान्य बहुमत देखें। सामान्य बहुमत ये होता है, चाहे कहीं भी बात कर रहे हो, वैसे तो अभी हम संसद की बात कर रहे हैं, संविधान संशोधन सिर्फ संसद कर सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत का मतलब जो है वो एक ही होता है, चाहे वो राज्यों की विधायिका में हो और चाहे संसद में हो, है ना। तो यहाँ हम संसद के संदर्भ में समझ रहे हैं, तो आप संसद के ही संदर्भ में क्या करेंगे, हम कोई भी चीज बोलेंगे। यदि हम सदन का नाम भी लेते हैं तो हम संसद के सदन की बात करेंगे। ठीक है, सामान्य बहुमत में क्या होता है, जैसे हम संसद का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो हम संसद क्या ले लेते हैं, संसद में हम ले लेते हैं लोकसभा का, है ना। तो यदि मान लीजिए कि सामान्य बहुमत की बात हो रही है, तो लोकसभा में मान लीजिए कोई विधेयक रखा हुआ है, ठीक है। अब उस टाइम पे लोकसभा में सत्र चल रहा है ना। तो वहां पे जितने भी जो सदस्य हैं लोकसभा के, है ना, यानी सदन के, या चाहे आप राज्यसभा भी मान सकते हो, संसद की बात कर रहे हैं तो उसमें लोकसभा या राज्यसभा कोई भी सदन होगा, तो उसमें जो सदस्य उपस्थित हैं, है ना, उपस्थित है, वो मतदान कर रहे हैं। अब ये दो चीजें क्यों कही जाती हैं, क्योंकि कभी कभी किसी सदस्य को मतदान देने का अधिकार नहीं होता, कई रीजन से, है ना। तो वो हमारी डिटेल में पढ़ने वाली प्रक्रियाएं हैं वो सारी, यहाँ हम उतने डीप में नहीं जाएंगे। तो जो सदस्य उपस्थित हैं और मतदान दे रहे हैं उनका बहुमत, है ना, ठीक है। ये जो उस टाइम पे सदन सदन में क्या रखा गया है, कोई भी विधेयक रखा गया है, सदन कोई भी हो, ठीक है। अब सदन में कोई विधेयक रखा गया है, अब विधायिका की या जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, विधेयक रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी, फिर उस पर वोटिंग होगी, ये सब तो आपने प्री में पढ़ा ही होगा, है ना। तो यानी उस विधेयक को रखने के टाइम पे जो है, या फिर उस टाइम पे वोटिंग जो हो रही है, तो क्या होगा कि उसमें वोटिंग में जो बहुमत मिल जाता है, यानी जितने भी सदस्य मतदान कर रहे थे उनका बहुमत मिल गया उस विधेयक को, तो वो विधेयक पास हो गया। ये होता है सामान्य बहुमत, है ना। तो यहाँ इस प्रक्रिया में हमको एक्सप्लेन नहीं करना है ये चीजें, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये सामान्य बहुमत है ना, कि विधेयक आया, उस पर चर्चा हुई और उस पर वोटिंग हुई, और वोटिंग में उसको बहुमत मिल गया, चाहे एक 50% से एक वोट ही ज्यादा मिला हो तो उसे बहुमत हो गया, तो वो पास हो गया, है ना। चाहे एक वोट ज्यादा हो, चाहे कितने ही वोट ज्यादा हो, मतलब कुल मिला के उसे बहुमत मिल गया तो वो पास हो गया। ये होता है सामान्य बहुमत। और सामान्य विधायी प्रक्रिया शब्द यदि कहीं लिखा हो तो ये भी यही होती है ना। यानी विधायिका चाहे वो राज्यों की हो चाहे केंद्र की यानी संसद की बात कर रहे हो, जहां भी ये काम इनके जो काम चल रहे होते हैं, कोई भी प्रस्ताव पास करना होता है तो इसी प्रोसेस से पास होता है। ठीक है, बाकी आप विधेयक को कैसे रखते हैं, कौन सा विधेयक कौन रख सकता है, इस सब के संबंध में जब आप प्री में ये सारी चीजें पढ़ोगे पूरी पॉलिटी, तब आपको समझ में आ जाएगा। और यदि आपको प्री में बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा है तो आप एम लक्ष्मीकांत की हेल्प लीजिए, उसमें काफी कुछ अच्छा दिया है। ठीक है, अच्छा मुझसे कहा जाता है कि लैंग्वेज टफ है उसकी, तो पढ़ते पढ़ते चीजें समझ में आने लगती हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं विशेष बहुमत पे। विशेष बहुमत क्या होता है भाई, तो विशेष बहुमत होता है कि कोई भी सदन है, जैसे हम संसद की बात कर रहे हैं तो सदन से मतलब या तो लोकसभा होगा या राज्यसभा होगा, संसद की बात कर रहे हैं तो
तो सदन की कुल, ये इसकी दो शर्तें होती हैं विशेष बहुमत की। पहली, सदन की, यानी जिस सदन में प्रस्ताव जा रहा है उस सदन की, है ना, सदन की कुल सदस्य संख्या। अच्छा, संविधान संशोधन के प्रस्ताव के संबंध में प्रक्रिया भी हम देखेंगे, है ना। ये तो मैं जनरली सामान्य बहुमत और विशेष बहुमत क्या होता है सिर्फ वो बता रही हूँ, ठीक है। तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, अब देख रहे हो, जब हम सामान्य बहुमत में बात कर रहे थे तब ये वाला पॉइंट नहीं था, वहां नहीं कहा गया था कि आपको सदन की कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत होना चाहिए। वहां क्या कहा गया था, दूसरा पॉइंट जो हम अभी देखेंगे, है ना, और दूसरे में भी एक विशेष चीज जुड़ी है वो भी देखेंगे, है ना। तो यहाँ सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका भी बहुमत होना चाहिए। वहां कहा गया था कि नहीं भाई, सदन में कुल सदस्य संख्या से मतलब नहीं है, उस टाइम जितने उपस्थित हैं वो मतदान कर रहे हैं सिर्फ उनका बहुमत, है ना। लेकिन यहाँ पे कुल सदस्य संख्या जितनी है ना, यानी 545 है लोकसभा की, तो 545 का बहुमत, है ना, प्लस विशेष बहुमत में, यानी ये चीज भी होनी चाहिए और दूसरी चीज भी होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या, कि दूसरी चीज क्या कि उपस्थित उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, है ना। अब वहां ये चीज थी, ये चीज तो थी कि मतदान और उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका बहुमत होना चाहिए, लेकिन यहां विशेष बहुमत में कहा जाता है कि 2/3 बहुमत होना चाहिए। वहां स्पेशली नहीं कहा था, वहां बहुमत कितना भी मिल जाए, बस बहुमत हो, ठीक है। और यहाँ पे कहा है 2/3 बहुमत, और साथ में ये भी कहा गया है कि इनकी कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो ये होता है विशेष बहुमत, ठीक है। चलिए अब हम अपनी संविधान संशोधन की प्रक्रिया देख लेते हैं जो हमें आर्टिकल 368 में दी है ना। फिर इस आंसर को कैसे फ्रेम करना है हम वो समझ लेंगे। यानी वैसे तो आपको नोट्स उसी फॉर्म में मिलेंगे, पूरा फ्रेम आंसर जैसा रहेगा वैसे ही मिलेंगे, लेकिन नोट्स भी समझने में आपको दिक्कत ना आए इसलिए मैं ये चीज आपको यहाँ बता दूंगी। तो पहले प्रकार का जो संशोधन होता है उसके लिए तो सामान्य विधायी प्रक्रिया रहती है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ, उसके लिए संविधान में स्पेशली कहीं कोई प्रक्रिया नहीं दी है, ठीक है। अब हम इसमें क्या प्रक्रिया दी है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो क्या कहता है, अच्छा ये पॉइंट मैं आपको लिखवा नहीं रही हूं, ये पॉइंट आपको क्या मिल जाएंगे, नोट्स में लिखित रूप से मिल जाएंगे, है ना। चलिए, तो पहला हमसे कहा जाता है कि जो संविधान संशोधन का विधेयक होता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है, किसी भी सदन में। ये चीज क्यों मेंशन की गई क्योंकि वित्त विधेयक सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है ना, तो इसलिए अब ये संविधान संशोधन वाली बात है तो कहा गया है कि किसी भी सदन में आप ला सकते हो, ठीक है। आगे एक चीज कही गई है, यदि शब्द सीमा उस हिसाब से हो तो अपने पॉइंट्स को इतना बढ़ाना, नहीं तो अपने पॉइंट्स को संक्षिप्त कर देना। मतलब इस पॉइंट को सिर्फ आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हो कि संविधान संशोधन विधेयक किसी भी संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है। इतना भी ये पूरा हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने बता दिया कि भाई संसद के ही किसी सदन में पेश होगा। अब आपको शब्द सीमा और बढ़ानी है, मान लीजिए आपका
जिस शब्द सीमा में आपसे पूछा गया है उसमें पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप आगे लिख सकते हो कि लेकिन राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, है ना। तो बुक्स में जो एम लक्ष्मीकांत है, आपको आगे के पॉइंट भी लिखा मिलेगा, तो वहां तो चीजें स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो यदि जरूरत पड़े शब्द सीमा बढ़ाने की तो ये चीज ऐड कर देना। मैं देख लूंगी कि मैं किस फॉर्म में आपको शब्द लिख के दूंगी, कोशिश करूंगी पूरा पूरा ही लिख दूं ताकि किसी तरह की कंफ्यूजन ना रहे। तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमसे कहता है कि ये जो विधेयक होगा, कौन सा, संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक होगा, वो कोई भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य ला सकता है। गैर सरकारी सदस्य कौन होता है, यानी जो सरकार का सदस्य नहीं है ना, यानी पक्ष का सदस्य नहीं है, कोई विपक्ष का व्यक्ति भी ला सकता है ना। तो ऐसा कोई निर्दलीय भी है वहां पे, ना वो पक्ष में ना विपक्ष में है ना, तो वो निर्दलीय है तो वो भी ला सकता है। बस पास वो होगा कि नहीं होगा वो आगे की प्रोसेस पर डिपेंड करेगा, है ना, लेकिन ला कोई भी सकता है इसको। तो दूसरा पॉइंट इसमें यही कहा जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको लिखे मिलेंगे, यहां बस समझ लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट कहा गया है कि ये जो विधेयक आएगा संविधान संशोधन के संबंध में, उसे दोनों सदन, अब दोनों सदन किसके, संसद के ही, क्योंकि संसद में ही पेश होगा, है ना। तो दोनों सदन क्या करेंगे, सदन विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से पारित करेंगे। अब चाहे तो अगला पॉइंट बना के लिख लीजिए, चाहे इसी में मेंशन कर दीजिए कि लेकिन संयुक्त बैठक इनकी नहीं बुलाई जा सकती दोनों सदनों की, कब, जब आप संविधान में संशोधन का विधेयक पारित कर रहे हो तब। आर्टिकल 108 के तहत जब हम किसी विधेयक पे क्या कर रहे थे, संशोधन, किसी विधेयक को पास करते हैं, तो यदि सहमति नहीं बैठ पाती है तो क्या होता है, संयुक्त बैठक की व्यवस्था होती है दोनों सदनों की, है ना। तो इसमें कहा गया है कि यदि आप संविधान संशोधन कर रहे हो तो आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग ही विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा। ठीक है, यानी दोनों सदन, ऐसा नहीं है कि भैया आप क्या कर लो कि आप आपके पूरे विशेष बहुमत 2/3 नहीं बैठ रहे हैं तो आप संयुक्त बैठक बुला लो, ऐसा नहीं है। विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा और विशेष बहुमत दोनों सदनों में अलग अलग होना होगा, अलग अलग पारित होंगे, है ना। यानी जो सदन की कुल सदस्य संख्या प्लस 2/3 सदस्यों का बहुमत आ रहा था वो अलग अलग दोनों सदनों के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, दोनों को अलग अलग पारित करना होगा, ये क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चूंकि 368 आर्टिकल देख रहे हैं तो इसमें ही प्रक्रिया, इसी की प्रक्रिया दी है संविधान में, यही देख रहे हैं। तो यहां ये चीज, अगला पॉइंट क्या कहा गया है, सॉरी, अगला पॉइंट हमारा क्या है, शायद 4th नंबर का पॉइंट है ना। नंबरिंग देख लेना, वैसे तो आपको लिखी मिलेगी उसमें, आप यहाँ यहाँ मत लिखिए चीजें, इतने शॉर्ट में लिख के क्या करोगे, है ना। तो क्या कहा गया है कि यदि क्या है, संविधान में संशोधन संघीय व्यवस्था से संबंधित है ना, यानी संविधान की कोई ऐसी व्यवस्था में संशोधन किया जा रहा है जो संघीय व्यवस्था से संबंधित है, तो आपको कम से कम क्या करना पड़ेगा, आधे राज्यों के विधान मंडलों, यानी उनकी विधायिका, जहां पे विधानसभा अकेली है वहां विधानसभा से, और जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो वहां दोनों से, है ना। तो यानी राज्य के, आधे राज्यों के विधान मंडलों से संस्तुति
लेनी होगी। ठीक है, आधे से ज्यादा दे देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आधे तो होने ही चाहिए। अच्छा, वैसे तो प्रक्रिया में इतना कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैम जैसे संसद विशेष, यहाँ तो बात जो चल रही है इस प्रक्रिया में तो विशेष बहुमत की बात चल रही है, तो क्या विधान मंडलों को भी विशेष बहुमत से विधेयक पारित करना पड़ेगा? तो नहीं। जब ये आधे राज्य अनुमति दे रहे होंगे तो ये सामान्य बहुमत से पास कर सकते हैं ऐसे विधेयक को कि हाँ भाई, हमने अनुमति दे दी है ना, यानी हम अनुमति देते हैं ऐसे संशोधन की। तो जब ये इस प्रकार का विधेयक पारित कर रहे होंगे तो क्या करेंगे, ये सामान्य बहुमत से करते हैं, ये विशेष बहुमत से नहीं करते। जबकि आर्टिकल 368 में संसद के दोनों सदन अलग अलग विशेष बहुमत से क्या करते हैं, संविधान संशोधन की जो विधेयक होता है उसे पारित करते हैं। जब हम 368 में बात कर रहे हैं दोनों ही जगह, है ना। अब ये पॉइंट हम स्पष्ट करेंगे कि यदि संघीय व्यवस्था से संशोधन संबंधित है तो, और नहीं संबंधित है तो ये पॉइंट हट जाएगा, क्योंकि फिर तो इनसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं है ना। जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ मौलिक अधिकारों में संशोधन करना है तो मैं इस प्रक्रिया में से इस पॉइंट को हटा दूंगी। ठीक है ना। चलिए, अब अगला पॉइंट आपको मिलेगा कि जब ये दोनों सदन पारित कर देते हैं, संसद के दोनों सदन पारित कर देते हैं ऐसा विधेयक, और यदि जरूरी होता है तो ये राज्य पारित कर देते हैं, है ना। यदि राज्यों से अनुमति लेना जरूरी है तो राज्य पारित कर देते हैं। तो फिर क्या होगा, ये विधेयक जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्योंकि कोई भी विधेयक हो, विधायिका जब पास करती है, जब संसद पास कर रही है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही कानून बनता है, अधिनियम बनता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब आपने प्री में राष्ट्रपति की कुछ पावर पड़ी होंगी, वीटो पावर जिन्हें हम कहते थे, कि रोक के रख लेगा, पुनर्विचार के लिए लौटा देगा विधेयक को। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में वो ऐसा नहीं कर सकता, ये कहा गया है। ठीक है, क्लियर है। तो यानी संविधान संशोधन का विधेयक यदि इसके पास आता है इस प्रक्रिया में, तो वो क्या करेगा, इसे नहीं लौटा सकता, ना ही इसको रोक के रख सकता है, उसे अनुमति इसको देनी ही पड़ेगी, है ना। ये एक संशोधन के तहत कहा गया है कि भाई संविधान संशोधन संबंधी विधेयक आपके पास आता है राष्ट्रपति के पास, तो उसे उस पर अनुमति देनी ही होती है। अब जब अनुमति मिल गई तो अगला पॉइंट हम यही लिखेंगे कि वो अधिनियम बन जाएगा और संविधान में उसका उस संशोधन के साथ समावेश कर लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारी प्रक्रिया थी। अब हम इसकी आलोचना करेंगे, है ना, है कि नहीं। कमियां निकालने में अपने ही मजे हैं। चलिए, अच्छा, शायद उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम इसकी विशेषताएं क्या होंगी प्रक्रिया की, तो आप प्रक्रिया समझ गए हैं तो प्रक्रिया की विशेषताएं निकाल लीजिए, है ना। कि संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, जहां संघीय व्यवस्था से संबंधित होता है वहां हमें आधे राज्यों की अनुमति लेनी पड़ती है। ये विशेषताएं हैं हमारे प्रक्रिया की। और भी, है ना, दोनों सदन अलग अलग पारित करेंगे, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, अपने पास रोक के नहीं रख सकते, है ना। तो ये सब अपने, ये जो पॉइंट है ये ही इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए, तो आप इसकी आलोचना के पॉइंट देख लेते हैं। सेम चीज है, उसके भी मैं आपको लिखित नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि ऐसे ही पॉइंट है जो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे यहाँ पे। तो हम उनको बस समझ लेते हैं और फिर मैं वो आपको लिखित में नोट्स में दे दूंगी, क्योंकि उतनी देर फिर यहाँ लिखूंगी वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगा और गला भी उतना साथ नहीं दे पा रहा है, जबरदस्ती लगी हूँ, है ना। चलिए, अब देखते हैं हम संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है उसकी आलोचना। संविधान संशोधन प्रक्रिया
की आलोचना, ये शायद पूछा जा चुका है आपसे, है ना। एक बार प्रीवियस क्वेश्चन तो आप देखते होंगे ना। अच्छा, आप लोग मुझसे बोलते हो मैसेज कर करके कि मैम प्रीवियस क्वेश्चन उपलब्ध करा दीजिए। हाँ दे यार, मतलब आप लोग इतनी मेहनत भी नहीं कर सकते क्या? अब क्वेश्चन जब आपको रखे रखाए ऐसे ही मिल जाएंगे। यदि क्वेश्चन पुराने आपके पास पेपर नहीं है, क्वेश्चन पेपर, तो आप आयोग की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। और आपको सॉल्व पेपर वगैरह तो मार्केट में इजिली अनसॉल्व सॉल्व अवेलेबल होते ही है, वहां से ले सकते हैं। तो और हाँ, ये चीज याद रखिएगा, कभी कभी कुछ क्वेश्चन मुझसे ऐसे पूछे जाते हैं जो सिलेबस में पुराने हैं, है ना, वो हमारे नए सिलेबस में वो टॉपिक नहीं है अब। जैसे किसी ने मुझसे आपदा वाला क्वेश्चन पूछा था, भोपाल त्रासदी वाला, है ना। तो अब भोपाल त्रासदी हमें पिछले सिलेबस में थी। हाँ, यदि अब आप 2019 का फिर से मेंस दे रहे हैं तो फिर आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसकी आलोचना देखते हैं, आलोचना में क्या है। तो आलोचना का पहला पॉइंट आपको क्या मिलेगा कि हमारे यहाँ संविधान संशोधन करने के लिए कोई विशेष निकाय नहीं है ना। क्या नहीं है? विशेष निकाय नहीं है, यानी कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो स्पेशली काम करे संविधान का संशोधन करने के लिए, जिसमें कुछ विशेषज्ञ हों, है ना। हमारे यहाँ क्या होता है, संसद ही कर देती है, और जाहिर सी बात है जो सत्ता पक्ष होगा वो कभी इसे अपने हित के लिए भी संशोधित कर सकता है। हालांकि उतना सरल भी नहीं है। जो मुख्य या जो मूल प्रावधान है संविधान के, उन्हें संशोधित करना आप देख ही चुके हो, वो विशेष बहुमत के तहत होते हैं। यदि राज्यों को इफेक्ट करते हैं तो राज्यों की भी परमिशन लेनी होती है, कम से कम आधे। तो ऐसे में उतना सिंपल तो नहीं है, लेकिन उतना टफ भी नहीं है ना। कुछ के तो आप सामान्य बहुमत से कर सकते हो। तो सामान्य बहुमत तो जो सत्ता में होगा, जाहिर सी बात है उसके पास बहुमत तो होगा ही सही, तो वो कर सकते हैं कुछ मामलों में संशोधन। तो इसलिए कहा जाता है, और कहा जाता है कि भाई सरकार में जो लोग होते हैं, राजनेता वगैरह होते हैं, उन्हें संविधान की कभी कभी उतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती है ना। तो संविधान में क्या क्या है, संविधान संशोधन के लिए हमारे पास कोई विशेष निकाय नहीं है। हम ऐसी आलोचना करेंगे कि हम संविधान में संशोधन करने के लिए हमारे यहाँ कोई विशेष निकाय की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि हम बोल देंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भाई अमेरिका में ऐसा निकाय है। अमेरिका में एक संवैधानिक सभा जो है या संवैधानिक परिषद जो है वो होती है, जिसमें संविधान के विशेषज्ञ होते हैं और वो संविधान में संशोधन करते हैं। तो हमने एग्जाम्पल भी दे दिया कि भाई जबकि अमेरिका जैसे लोकतंत्र में है और हमारे यहाँ नहीं है, तो होना चाहिए, है ना। तो इस आधार पे हम आलोचना करते हैं। दूसरा कहा गया है कि दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा कि संविधान में अधिकतर संशोधन क्या कर सकती है, अकेले संसद कर सकती है। हम देख ही चुके हैं, या तो वो सामान्य बहुमत से कर देगी या विशेष बहुमत से कर देती है। अकेले जहां संघीय व्यवस्था से रिलेटेड मामले होते हैं, बस वहां आपको आधे राज्यों की परमिशन लेनी है ना, और वो भी आधे राज्यों की लेनी है। यहां भी हम मेंशन कर देंगे कि जबकि क्या होता है अमेरिका में, क्या होता है कि आपको 3/4 राज्य जो होते हैं, है ना, 3/4, 3/4, 3/4 राज्य जो होते हैं, इतने राज्यों की परमिशन आपको लेनी पड़ती है। जबकि हमारे यहाँ क्या कहा गया है कि वैसे तो ज्यादातर मामले अकेले संसद ही संशोधित कर सकती है, और हम आलोचना कर रहे हैं ना कि क्या होता है, हमारे यहाँ ज्यादातर या व्यापक शक्ति संसद को ही दे दी गई है संशोधन करने की संविधान में। हमारे यहाँ कुछ मामलों में जो संघीय व्यवस्था से रिलेटेड है, उनमें बस आधे राज्यों को की संस्तुति की व्यवस्था की है। जबकि ये क्राइटेरिया जो भी है, ये भी अमेरिका में कितना है, 3/4 है ना। ये हमारे यहाँ सिर्फ आधे राज्य है, आधे राज्यों से मिल गई, बात खत्म, ठीक है। ऐसा तो यानी राज्यों के पास कुछ खास अधिकार नहीं है संविधान संशोधन को लेके। एक आलोचना की जाती है
कि यदि इस तरह का राज्यों ने अनुमति दे भी दी और यदि उनको लगता है कि नहीं भाई ये तो गलत हो गया है, हमें अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, तो वैसा कुछ व्यवस्था नहीं की गई है संविधान में। यानी विधान मंडलों यानी राज्य विधान मंडलों, ये पूरा लिख लेना आप, राज्य है ये, है ना, हालांकि यहां से तो आप लिख ही नहीं रहे हो, तो राज्य विधान मंडलों, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, राज्य विधान मंडलों को अपनी संस्तुति वापस लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो ये इस आधार पे भी आलोचना की जाती है, या फिर ऐसे भी आलोचना की जाती है कि जो भाई आधे राज्य तो परमिशन देंगे, जो नहीं दे रहे उनको भी विरोध जताने का, या वो विरोध कर भी रहे हैं तो उनको ऐसे कोई अधिकार नहीं मिले। यदि आधे की परमिशन मिल गई, आधे आधे परमिशन नहीं भी दे रहे हैं, तब भी संशोधन हो जाता है। जबकि आधी मतलब 50% यदि परमिशन नहीं दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या हो गई ना यार, उनके भी तो हित है ना, तो वो उनके हित में वो नहीं भी दे रहे हैं परमिशन, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, तो हम ये आलोचना भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे एक आलोचना की जाती है कि भाई विरोध होता है और जरूरी है उस टॉपिक पे उस संशोधन को संविधान में करना, तो संयुक्त बैठक जैसी कोई व्यवस्था नहीं होती। यानी सरकार के लिए यदि जरूरी है कि वो उस टाइप का संशोधन हो जाए संविधान में, यदि राज्यसभा में उसका बहुमत नहीं है, तो भाई सरकार है तो जाहिर सी बात है लोकसभा में तो बहुमत होगा तो वो पास करा लेगी जैसे तैसे, लेकिन राज्यसभा में यदि नहीं है बहुमत तो वहां दिक्कत आ सकती है उसको। तो इसलिए आलोचना की जाती है कि संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो एक पॉइंट अपना आपको ये भी मिलेगा। और क्या कर सकते हैं इसकी आलोचना, और आलोचना की जाती है कि भाई यदि हम विशेष बहुमत वाले मामले छोड़ दें, ये मामले हम छोड़ देते हैं विशेष बहुमत वाले मामले, तो बाकी के जो संशोधन है वो सामान्य विधायी प्रक्रिया जैसे चलती है वैसे ही हो जाते हैं, है ना। तो यानी बाकी के संशोधन कैसे हो जाते हैं, संशोधन संसद सामान्य विधायी प्रक्रिया के जरिए कर सकती है, सामान्य विधायी प्रक्रिया जैसे ही कर सकती है ना, ये हमने देखा था, है ना। कुछ ही ऐसे मामले हैं जो विशेष बहुमत या आधे राज्यों की परमिशन के बाद होते हैं, बाकी सब में क्या कर सकती है संसद अकेले ही, जैसे ही सामान्य विधायी प्रक्रिया चलती है वैसे ही संशोधन कर लेती है ना। तो ये भी सही नहीं है, ये बहुत लचीला पॉइंट हो गया। एक आप पॉइंट लिख सकते हो कि कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, मतलब पर्याप्त ऐसी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ सामान्य बहुमत हो गया, है ना, ऐसा। और मतलब ऐसी कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई संविधान सभा हो जो संविधान के विशेषज्ञ हो जो सही गलत बता सके। तो ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था ना होने की वजह से, ऐसी कोई ठोस व्यवस्था ना होने की वजह से क्या होता है, बार बार क्या होते हैं, उतनी समझ सरकार को या राजनेताओं को नहीं होती है संविधान की, तो इसलिए क्या होता है बार बार क्या हो जाता है, जो न्यायपालिका में ये चले जाते हैं संविधान संशोधन, है ना, न्यायपालिका को क्या हो जाते हैं, संदर्भित हो जाते हैं, क्योंकि सरकार कर रही है ना, और वहां राजनेता यदि उनको इतनी नॉलेज नहीं है तो वो कुछ भी संशोधन करके बैठ जाते हैं, फिर न्यायपालिका में जाता है, फिर वहां वो जांचती है कि भाई इन्होंने ठीक से किया
मतलब संशोधन वैलिड है कि नहीं है, यदि वैलिड है तो ठीक है, नहीं है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर देती है उस संशोधन को। तो बार बार इस तरह से वहां भी पहुंच जाते हैं। अब कोई संविधान विशेषज्ञ होते, कोई संविधान विशेषज्ञों की टीम या सभा होती, तो शायद ऐसे बार बार न्यायपालिका के समक्ष इस तरह से अननेसेसरी चीजें नहीं पहुंचती, या बार बार जो सरकार परिवर्तन कर रही है उसे न्यायपालिका को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। तो कुल मिला के आलोचना में ये कहा गया है ना। लास्ट में हम कंक्लूजन निकाल देंगे कि भाई ठीक है, हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो उतनी लचीली भी है कि सरकार को यदि लगता है कि कुछ परिवर्तन करना है तो वो कर सकती है। ये आपको लिखा मिलेगा, है ना। वैसे तो ये बहुत अच्छी लाइन है, ये एम लक्ष्मीकांत में ही दी है, तो वहां से भी आप उठा लीजिए, नोट्स में भी आपको लिखा मिलेगा, है ना। हालांकि मैंने कहा था उनसे कि आप यहाँ से कर लीजिए, एम लक्ष्मीकांत से कर लीजिए वो प्रक्रिया, लेकिन कुछ रीजन से उन्होंने कहा मैम आप ही करवा दीजिए, तो इसलिए मैं कवर करवा रही हूँ ये चीज। बाकी एम लक्ष्मीकांत में ये चीज बहुत अच्छे से दी है ना। तो हम कंक्लूजन में क्या लिख देंगे कि सरल भी है, उतनी सरल भी है कि भाई सरकार को जरूरत पड़ती है जब जब आवश्यक होता है कि संविधान में, क्योंकि व्यवस्थाएं हमेशा एक जैसी नहीं होती, तो उनमें संशोधन करने की जरूरत तो पड़ती ही है। हर देश के संविधान में संशोधन होते आए हैं, तो कि जितनी जरूरत है वहां संशोधन भी किए जाते हैं। कुछ ऐसी ठोस व्यवस्थाएं भी की है कि भाई सरकार अपने हिसाब से भी उसको ना मोड़ ले संविधान को कि पूरा ही बदल के रख दे, है ना। तो इसलिए दोनों का समन्वय है, मतलब कठोरता का, जटिलता का भी और लचीलेपन का भी। ठीक है, तो ये लाइनें हम कंक्लूजन में लिख देंगे। चलिए, तो ये तो हमारे टॉपिक हो गए। अब अ, उतना फ्लो में चीजें नहीं निकल रही हैं, खांसी बार बार आ रही है, तो इसलिए हम शॉर्ट नोट्स कैसे बना सकते हैं, ये आगे की चर्चा हम किसी अगले वीडियो में ही कर लेंगे। होपफुली जब तक ठीक हो जाऊंगी, है ना, तो फिर अगले वीडियो में ही कर लेंगे। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, किसी को जरूरत हो तो शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में।